Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj Agrawal, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, Kanpur. Welcome in our YouTube channel डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान के चैप्टर थर्ड यानी कि द्रव्य विज्ञान हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। तो हम लोगों ने जो है लास्ट के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है वो हम आपको अभी देख लेते हैं। देखिए, द्रव्य का परिचय, द्रव्य की व्युत्पत्ति, द्रव्य के लक्षण, वर्गीकरण, संख्या, पंचमहाभूत, काल। ठीक है, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट, दिशा के लक्षण, दिशा के भेद, दिशा में आयुर्वेद का महत्व कि दिशा का आयुर्वेद का महत्व क्या था कि कौन से ड्रग्स को कहाँ रखते हैं, कौन से दिशा में क्या करते हैं। आत्मा हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा से ज़्यादा मन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ के कुछ और एक दो लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंचमहाभूत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पंचमहाभूत मैं बोलना छूट गया था। तो हम लोग जो है काल पढ़ चुके हैं, दिशा पढ़ चुके हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे आज आत्मा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आत्मा। आत्मा तो जानते ही आप। आस्तिक दर्शन की तरह आयुर्वेद भी आत्मा को अस्तित्व का स्वीकार किया है, कहता है कि आत्मा होती है। चिकित्सा केवल चेतना शरीर की होती है और चेतना आत्मा के कारण होता है। कहता है किसी भी बॉडी की हम लोग चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वही तो आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व की प्रमाणित करने के लिए निम्न युक्तियां दी गई हैं कि आत्मा होता है, ऐसा कुछ बताया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नवजात शिशु पैदा होते ही रोते रहता है, पैदा होते ही रोता है और पश्चात कभी कभी हंसता भी है। इसके उसके पूर्व अनुभव के प्रतीत होती है, जो आत्मा के अस्तित्व का घोतक है। गुण सदा अपने आधार के साथ रहता है। चैत्य नामक गुण आधार शरीर इंद्रियां मन नहीं हो सकते, अतः आत्मा का नाम आधार का स्वीकार करना पड़ता है। चैत्य रूपी गुण आत्मा रूपी आधार में रहता है। किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, यह प्रयत्न आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। इस विवरण से आत्मा की सत्ता को प्रमाणित किया जा सकता है। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति तो अतः साते गमने मतलब आत्मा शब्द बना जिसका अर्थ होता है निरंतर गति करने वाला। जो निरंतर गति करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अर्थ मतलब जो सभी को प्राप्त करे, अप मतलब जो निरंतर गति करता रहे। ठीक है, आत्मा शब्द के पर्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव, चेतना, धातु, देह, शरीर, चेष्टा, क्षेत्र, पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है। आत्मा के लक्षण क्या बताया? ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञानम अधिकरणम आत्मा, यानी कि ज्ञान को अधिकरण करने वाले को, आश्रय लेने, ज्ञान को लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ज्ञान का अधिकरण कालादि भी हो सकता है। अतः आत्मा का लक्षण समवाय संबंधेन ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ऐसा कहना चाहिए। कालादि ज्ञान के समवाय संबंध से अधिकरण नहीं, केवल आत्मा है। ठीक, आत्मा का श्लोक वो है ना, श्लोक प्राणापानिमोस्ता जीवनम मनसो गति इंद्रिया सचना प्रेरणम धारणम जयत, आप लोग अभी बाद में बताएंगे। देखिए ये श्लोक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आप अगर इतना बड़ा न याद कर सको तो आप यहाँ तक याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वाइवा में हर बार पूछा जाता है। जब भी आप वाइवा देने जाओगे, मैम कहेंगे या सर कहेंगे आत्मा का श्लोक सुनाइए। तो प्राणपानि में औषधा जीवनम मनसो गति इंद्रिया संचार प्रेरणम धारणम चयत देशांतर गति स्वप्ने पंच तत्व गणम तथा तिष्ठक दीक्षणे नाक्षणे सर्वे नाम गमस्तता इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रत्न चेष्टा धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाइवा के लिए खास करके ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न में भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाएगा। कहेगा बेटा आत्मा के श्लोक सुनाइए। अगर आप सुनाते हो तो लगेगा कि नहीं बच्चा तो पढ़ता है, क्योंकि इतना बड़ा श्लोक याद करके आए। यहाँ तक आप कम से कम याद कर लेना। अगर यहाँ नीचे तक याद करके ना सको, मुझे भी यहीं तक याद है। ठीक है,
तो चरक संहिता में आत्मा के निम्न लक्षण बताएं, जैसे प्राणापान, ये श्लोक में आया ना, प्राणापान निमेषता। प्राणापान मतलब श्वास, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की क्रिया होती है आत्मा। निमेषधा मतलब आंखों का पलकों का बंद करना एवं खोलना, निमेषधा। जीवन मतलब आयुष को नियत रखने का, मर्यादा को बांधने रखने के जीवन कहलाता है। मनसो मतलब मन भी एक स्थान से दूसरे स्थान में गति को मनसो कहते हैं। इंद्रिया संचार मतलब इंद्रियों का संचार, मन एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रियों में गति करता है, उसे इंद्रिय संचार कहते हैं। प्रेरणा मतलब इंद्रियाएं अपने विषयों को ग्रहण करती है, उसकी प्रेरणा आत्मा की प्राप्ति होती है। धारण, आत्मा ग्रहण किए हुए विषयों को धारण करता है। देशांतर गति, स्वप्ने में यानी कि स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यह मन का कार्य है, परंतु मन की गति का कारण आत्मा है। ठीक है, देशांतर मतलब एक स्थान से दूसरे गति का स्थान की ओर जाना। देशांतर गति से पंच पंच तत्व ग्रहण मतलब मृत्यु का अर्थ ही पंच तत्व में ग्रहण करना। मृत्यु पंच तत्व मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दिष्टस्य दक्षिणे नाक्षिणे सर्वगमस्तथा मतलब कि दक्षिण नेत्र से जो विषय देखा गया है उसी का ज्ञान वाम नेत्र से भी किया जाता है। अब बाएं आंख से आप जो देखेंगे वही ना दाएं आंख से देखेंगे, या जो दाएं आंख से देखेंगे वही ना बाएं आंख से देखेंगे। ऐसा थोड़ी कि दाएं आंख से एप्पल दिखाएगा आपको और बाएं आंख से बॉल दिखेगा आपको, है ना। इच्छा मतलब अभिलाषा की इच्छा होती है। द्वेष मतलब क्रोध के द्वेष कहा जाता है। सुख मतलब अनुकूल वेदना का सुख कहलाता है। दुख मतलब प्रतिकूलित वेदनाओं को दुख कहते हैं। प्रयत्न मतलब किसी कार्य को आरंभ करने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। चेतना यानी कि चेतना ज्ञानात्मक होता है। धृति मतलब धारण करने की क्रिया को धृति कहते हैं। बुद्धि मतलब उपहाव करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। स्मृति मतलब अनुभव जन ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अहंकार मतलब अहंग को अहंकार कहते हैं। उपरोक्त सभी लक्षण आत्मा के हैं। आत्मयुक्त शरीर में ही ये लक्षण प्राप्त होता है। तो आत्मा का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। प्राणपानिमो सदा जीवनम मनसो गति इंद्रिया सजना प्रेरणम धारणम चय देशांतर गति स्वप्ने पंचतत्वम गणम तथा दिष्टस्य दक्षिणे नक्षिणे सर्वगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेष्टा धिति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। आपका ये रेफरेंस कहाँ का है? चरक सांगधर संहिता, चरक शारीर स्थान, सॉरी, चरक शारीर स्थान 1/70 मतलब चरक के शारीर स्थान अगर खोलेंगे आप तो चैप्टर 1 के 70 नंबर श्लोक में आपको मिलेगा ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। मैं स्टार 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 भी IMP। ठीक। आत्मा के गुण कितने हैं? आत्मा के 14 गुण हैं। MCQ, एमसीक्यू अथी में पूछा जाएगा, MCQ में, कि आत्मा कितने गुण है, तो 14 गुण है। आत्मा का स्थान क्या है? तो आत्मा का स्थान हृदय होता है। MCQ, आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय। उपनिषद में आत्मा को, हृदय को आत्मा कहा गया है। ठीक है। आत्मा के भेद कितने हैं? तो आत्मा एक होता है और विभु होता है, परंतु उपाधि भेद से इसके भेद नहीं किए गए। आत्मा चाहे तो एक होगा या फिर क्या होगा, विभु होगा। तर्क संग्रह ने अपने अपने मत दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। आत्मा जो है दो प्रकार, परमात्मा और जीवात्मा, दो प्रकार बताया गया। परमात्मा मतलब परम पुरुष, असंख्य पुरुष, परम ब्रह्मा, ठीक है, वो परमात्मा कहा गया। तो आप वो श्लोक याद रखिएगा, और कुछ कुछ चीजें 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आत्मा, तो आत्मा इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुरुष, ये पूछा नहीं जाता है यार, तो हम लोग बेकार में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग आते हैं मन पे। मन, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। हमको लगता है कि आत्मा से ज्यादा मन ही पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। मन ज्ञाने बोधने व धातु से सर्व धातु भयो अनुष्यो द्वारा अनुसन प्रयत्न लगाकर मनस मन शब्द बना है। यानी कि निरुक्ति देखिए, ये वाला निरुक्ति आप लोग याद रखिएगा। मनते ज्ञानते अनेनिति मन, मतलब जो ज्ञान तक ले जाता हो, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। जो ज्ञान तक ले जाता हो, जिससे हमें ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता हो, जिससे हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होता हो, उसे हम लोग मन कहते हैं। मन के पर्याय इंपॉर्टेंट, पर्याय तो इंपॉर्टेंट ही है। अमरकोश, चेत, चेत, हृदय, स्वांत, हित, मानस, ये मन के पर्याय हैं। ठीक है। मन का स्थान, मन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। मन का स्थान कहाँ है? बृहत इंद्रिय में मन का स्थान है। बृहत इंद्रिय, बृहत इंद्रिय, बृहत इंद्रिय स्थान है। हृदय एवं मानसिक
मस्तिष्क शरीर को कहा गया है। भेल संहिता ने सिर और तालु के मध्य में मन का स्थान रखा है। अलग अलग मत ने अलग अलग रहा है। जैसे बृहत्रयी में मन का स्थान, बृहत्रयी ने जो है, बृहत्रयी एक रचयिता का नाम है, उसमें मन का स्थान कहाँ बताया? हृदय को बताया एवं मस्तिष्क को बताया। वहीं भेल संहिता, ये भेल संहिता है, मन का स्थान कहाँ बताया? सिर और तालु के मध्य में मन का स्थान बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बृहत्रयी एक रचयिता है, उन्होंने मन का स्थान हृदय में बताया है या मस्तिष्क में बताया है। जबकि भेल संहिता भी एक रचयिता है, भेल संहिता की बुक आती है, उसमें मन का स्थान शरीर और तालु के मध्य यानी कि बीच में बताया है मन का स्थान। मन की उत्पत्ति, तो सांख्य दर्शन ने कहा है कि सात्विक अहंकार एवं रासिक अहंकार की सहायता से मन की उत्पत्ति हुई है। वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि मन परमाणु पुरुष होने के मन की उत्पत्ति का विनाश और विनाश नहीं है। आयुर्वेद का क्या कहना है कि चरक संहिता में मन को नित्य माना है। आत्मा मन 4 सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, फिर मन के लक्षण आप लोग याद रखिएगा। तो मन के लक्षण में आप लोग जो श्लोक है वो कौन सा याद रखिएगा? कहाँ गया? ये वैशेषिक दर्शन वाला आप लोग याद रखिएगा। आत्मेंद्रिय सन्निकर्षे ज्ञान गण यस्य भाव एवच मनसो लिंगम। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही हुए ज्ञान का होना या मन के लक्षण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आत्मेंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य अभाव भाव एवच मनसो लिंगम, मतलब आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए मन का होना या मन का लक्षण माना गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बताया है कि सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ नहीं होता है, ऐसा अनुभव सिद्ध है। हमें ऐसा प्रतीत मात्र होता है कि सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिस्कुट खाते समय उसका रस, स्पर्श, रूप आदि का ज्ञान एक साथ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये सारे ज्ञान अलग अलग होते हैं। मान लीजिए बिस्किट आपने खाया, मीठा लग रहा है, और कड़वा है, नमकीन है ना। यदि आत्मा का संबंध सभी इंद्रियों से हमेशा रहता है तो सारे ज्ञान एक साथ क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि आत्मा का संबंध सीधा इंद्रियों से नहीं होता है। बीच में कोई और भी द्रव्य है जो आत्मा को इंद्रियों से जोड़ता है। यह द्रव्य एक काल में ही इंद्रियों के साथ आत्मा को जोड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए बिस्किट हमने खाया तो हमें ऐसा लगता है कि सब एक साथ है, मीठा है, नमकीन है, मीठा लग रहा है, कड़वा है। तो ऐसा नहीं है, सब अलग अलग इंद्रियां अपना काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का श्लोक आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हाँ, मन के गुण कितने? प्रशस्त भेषज ने मन के 8 गुण माने हैं। ठीक है, और मन का अर्थ विषय कितने हैं? तो मन के विषय कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि मन के विषय कितने? चिंत, विचार, ऊह, देह और संकल्प। ये मन के क्या है? विषय हैं या मन के अर्थ हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मन। ठीक है, ऊह विचार, चिंत विचार, ऊह देह संकल्प, ये मन के क्या है? विषय है। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। फिर मन का कार्य क्या है? तो मन का प्रमुख कार्य क्या है? इंद्रिय निग्रह, ऊह स्वनिग्रह और विचार। इंद्रिय मतलब मन में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषयों को प्रेरित करता है। मन के अहित विषयों का अपने आप देख लेता है कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है या जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। विचार, मन नहीं तो करता है कि ना हाँ ये सही है, मुझे जाना चाहिए, नहीं ये गलत है, तो मन ही तो डिसाइड करता है वो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मन आप बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा, मन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मन मन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पंच महाभूत और त्रिगुण में क्रमशः देह प्रकृति और मानस प्रकृति में भूमिका। रोल ऑफ पंच महाभूत इन त्रिगुण, देह प्रकृति और मानस प्रकृति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि जानना चाहिए ये चीज़ें।
शुक्र और शोणित, शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित मतलब ओवम, ठीक है, के संयोग से समय जिस दोष की प्रबलता होती है, उस समय जो दोष प्रबल होगा मतलब जो डोमिनेंट ज्यादा होगा, उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है, वैसा ही बच्चा होता है। अर्थात प्रकृति निर्माण में वात पित्त एवं कफ योगदान है, इन्हें दोषज प्रकृति कहा गया है। मानस प्रकृति मानसिक गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पंच महाभूत की देह प्रकृति की भूमिका है। देह प्रकृति कितनी होती है? 7 होती है। वात पित्त श्लेष्म मतलब यानी कि वात पित्त कफ, कफ को हम लोग श्लेष्म कहते हैं, वात पित्तल, वात श्लेष्मक, पित्त श्लेष्मक और सन्निपातज मतलब तीनों दोषों वाली, ठीक है। त्रिदोष का संगठन ऐसा बताया गया है जैसे कि, अर्थात वात में वायु आकाश में अधिकता होती है, पित्त में अग्नि और कफ में जल और पृथ्वी की अधिकता होती है। दोष और पंच महाभूत के संबंध में यह देखा स्थापित किया जा सकता है कि पंच महाभूत की देह प्रकृति में भूमिका होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष से यह देखा जाता है कि वात प्रकृति के सारे लक्षण वायु और आकाश महाभूत के अनुसार होते हैं, पित्त प्रकृति के अग्नि महाभूत के अनुसार और कफ प्रकृति पृथ्वी और जल महाभूत के अनुसार होती है। इसी प्रकार द्वंद्वज और सन्निपातज प्रकृति में दोष और महाभूत समन्वय स्थापित किया जा सकता है। त्रिगुण और मानसिक प्रकृति में भूमिका, तो मानसिक मानस प्रकृति 16 बताई गई है, सात्विक रासिक और तामसिक। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सात्विक जो होते हैं 7 होते हैं, रासिक जो होते हैं 6 होते हैं और तामसिक जो होते हैं वो 3 होते हैं। टोटल मानसिक मानस प्रकृति जो होते हैं 16 बताई गई है, सत्व रज और तम, ठीक। देखिए वात जो है, वात और रज, आकाश सत्व, पित्त में अग्नि होता है मतलब सत्व और रज बन गया, ठीक है। कफ, कफ में क्या होता है? जल होता है, पृथ्वी में सत्व और तम, और यहाँ तम बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा और मन, ये इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्य के गुण, तम के गुण और निष्कर्ष, ये आप पढ़ सकते हो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार ये सब, इसलिए मैं आप लोग को मतलब वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह पढ़ सकते हो कि तम और तम का 10वां द्रव्य के रूप में वर्णन किया गया है। अधिकतम तम कहे जाते हैं ना, तरतम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन, ये 9 कारण द्रव्य हैं जो हम लोग शुरू में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है वो लास्ट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि द्रव्य के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य इन आयुर्वेदा, जैसे कि संसार के सभी द्रव्य जो हैं औसत कहा गया है, जितने भी द्रव्य हैं वो औसत हैं, और द्रव्य का व्यवहारिक या चिकित्सीय महत्व संबंधी कारण द्रव्य में उपरांत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। द्रव्य विज्ञानीय यानी कि पदार्थ विज्ञान के प्रमोद रावत बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं। कोई भी आप लोग बुक रेफर कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे को लगता है कि प्रमोद रावत अच्छी बुक है और अच्छी नोट्स है। तो आप हम लोग जो है वो द्रव्य चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गुण चैप्टर पढ़ेंगे। आप एक बार ओवरव्यू करने के लिए अध्याय सारांश आप लोग देख सकते हो कि लास्ट में ये चीज़ें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है अध्याय सारांश में, ठीक है। तो अध्याय सारांश का मैं एक अलग से लेक्चर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। मतलब उसमें मैं आपको क्या करूँगा कि पूरी चैप्टर इंक्लूड कर दूंगा, एक वीडियो में पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे, क्विक रिवीजन टाइप का, ठीक है। तो उसमें जितना भी हम लोग पढ़े हैं मतलब द्रव्य चैप्टर में, काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, तो आप आराम आराम से पढ़ना। कोई इशू हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप लोग को दिक्कत होगा मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। और एक लेक्चर और मैं इसमें लूंगा, उसमें हम लोग अध्ययन सारांश यानी कि ओवरव्यू ऑफ चैप्टर देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मतलब आप लोग को जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और यहीं से जो अध्ययन सारांश है इससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जिनको दिक्कत हो रही है पदार्थ विज्ञान में उनको रेफर कीजिए। और भी क्लिनिकल वीडियोस इसमें पढ़े हैं, अग्निकर्म के पढ़े हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। थैंक यू।